नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसे कंप्लीट किया था। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इससे हम अपना जो डिस्कशन है उसे आगे बढ़ाएंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसको देखिए। यहाँ लिखा हुआ है कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में, और यह जो स्टेटमेंट्स हैं इनमें अलग अलग जानकारियाँ दी हुई हैं। आपको देख कर बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। जो सही ना हो उसका चयन आपको करना है। तो देख लीजिए, बुद्धिज्म वॉज इन डिक्लाइन एट द टाइम ऑफ इन्वेशन ऑफ अरब्स। अरबों के इन्वेशन के समय बुद्धिज्म जो था वो डिक्लाइन हो रहा था, यानी उसमें गिरावट आ रही थी, पतन हो रहा था उसका। इसी प्रकार से दूसरा वाला जो है द रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी जो है उसके रूलर की बात की गई है। तो अरबों के आक्रमण के समय जब अरब लोगों ने आक्रमण किए तो उस समय विजयादित्य का यहाँ पे शासन था। जो चालुक्य डायनेस्टी थी उस पर राजा विजयादित्य का शासन था, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। ठीक उसी प्रकार से पल्लवों का जो राजवंश था, पल्लवों की जो डायनेस्टी थी, वहाँ पे नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासन था। ये कब की बात की जा रही है? जब अरबों का आक्रमण हुआ था उस समय की बात की जा रही है। और अंतिम जो कथन है उसमें कहा गया है कि जैनिज्म वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर्स ऑफ पाल डायनेस्टी। तो पाल डायनेस्टी के द्वारा या पाल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उसके द्वारा जैनिज्म को यहाँ पे प्रोत्साहन दिया गया। ये दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। जो सही ना हो उसका चयन आपको करना है। देख लीजिए, और इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने मौजूद है। 1 वनली, 2 वनली, 3 एंड 4 वनली, या फिर 4 वनली। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी अर्थात 4 वनली। इसमें जो चौथा वाला है वो नॉट करेक्ट है, वो सही नहीं है। चौथा कौन सा? ये देखिए, जैनिज्म वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। ये जो है ये पाल डायनेस्टी के रूलर यहाँ पे जो लिखा हुआ है इनका संबंध जैनिज्म से नहीं था। आइए देखते हैं कैसे। तो बुद्धिज्म वाज पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर्स ऑफ पाल डायनेस्टी। पाल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनका संबंध बुद्धिज्म से था, मतलब बौद्ध धर्म से था। और यहाँ लिखा हुआ है जैनिज्म, इसलिए यहाँ पे ये इनकी जो आस्था थी, मतलब जो पाल डायनेस्टी के रूलर्स थे उनकी जो आस्था थी वो जैनिज्म में नहीं थी बल्कि बुद्धिज्म में थी। वो बुद्ध में आस्था रखते थे, जैनों में आस्था नहीं रखते थे। हालांकि जैनों के साथ भी उनकी सहानुभूति थी, उनका वो विरोध नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो आस्था थी, उनका जो विश्वास था वो बौद्ध धर्म में था। इसलिए इसमें चौथा वाला स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है और चौथे वाले का ही हमें चयन करना था। इसमें जो फोर्थ वाला है वो रॉन्ग है और इसी आधार पे हमने डी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, 4 वनली। जो नॉट करेक्ट हो उसी को आपको चुनना था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें हम आगे बढ़े इससे पहले भारत पर जो अरबों के आक्रमण हुए थे उसके बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए, इसके बारे में पीछे वाले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। अरबों का आक्रमण 7वीं शताब्दी में अचानक होता है, एकाएक होता है। हालांकि ये बार बार किया हुआ प्रयास होता है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि एकाएक आया और हमला बोल दिया। इसमें पहले भी कोशिशें की गई हैं। आपने देखा, इससे पहले वाले वीडियो में आपने सुना भी होगा, अगर देखा होगा उसे, तो 636 ईस्वी के आसपास, 636 ईस्वी के आसपास का जो समय था, उस समय मुंबई के पास थाने में विजय के लिए एक अभियान भेजा गया था। मतलब ये काम जो था ये मीर कासिम से पहले किया गया था। मीर कासिम ने तो एक सफल आक्रमण किया था, लेकिन उससे पहले जो खलीफाओं का साम्राज्य था, उधर से जो खलीफा थे, खलीफा का नाम था उमर, उन्होंने मुंबई के थाने के पास अपना विजय अभियान भेजा था, लेकिन ये असफल हो गया। और इसी अभियान के दौरान भारत के लोगों को पहली बार इस्लाम का परिचय मिलता है, इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इससे पहले वो लोग इससे अनजान रहते हैं। इसके बाद खलीफा के द्वारा ही, खलीफा उस्मान के समय में, ये तो उमर के टाइम की बात हो गई, दूसरे जो खलीफा थे उस्मान, उनके समय में 644 ईस्वी में जो सेकेंड अभियान था वो भेजा जाता है। और इसमें नेतृत्व करने वाला जो व्यक्ति रहता है वो अब्दुल्ला बिन उमर रहता है। ये स्थल मार्ग से मकरान के पश्चिमी सिंध पर आक्रमण करता है, मतलब मकरान से पश्चिमी सिंध की ओर ये आक्रमण करता है। और इसके कुछ समय बाद अल हरीस के द्वारा 659 ईस्वी में आक्रमण किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रयास पहले से ही चल रहे थे। और जो सफल आक्रमण होता है वो 712 ईस्वी में होता है मीर कासिम के द्वारा, जिसे कि आप मोहम्मद बिन कासिम के नाम से भी जानते हैं। इसने सिंध पर सफल आक्रमण किया था और सबसे पहले थट्टा के पास जो देवल बंदरगाह है उसे अपने अधीन करना चाहता है। और यहाँ जो लड़ाई होती है उसको रावर का युद्ध कहा जाता है। ये सब बातें आपने पीछे देखी थी। और अरबों के आक्रमण का जो प्रभाव भारत पर पड़ता है
उसमें अरब भी प्रभावित होते हैं और जो भारतीय जनजीवन है वो भी प्रभावित होता है। अरबों ने यहाँ से चिकित्सा, इसके अलावा दर्शन शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, गणित या इस प्रकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणालियाँ हैं उसको भी सीखा। यहाँ से इतनी प्रकार की विद्याओं को ये सीख कर या अपने साथ जो इसकी लिपियाँ थी, पांडुलिपियाँ थी, स्क्रिप्ट थी, उसको लेकर ये अपने साथ गए और उनका ट्रांसलेशन करवाया, उसे अपनी भाषा में अनुवादित करवाया और उन अनुदित रचनाओं को पढ़कर बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की। और मंसूर के समय में, ये बात है करीब 753 से लेकर 774 ईस्वी की, उस समय अरब विद्वान जो हैं वो भारत आते हैं और भारत से बहुत सारी पुस्तकें लेकर बगदाद जाते हैं। इसमें ब्रह्मगुप्त की जो किताबें हैं उनका नाम आपने देखा था। तो इस प्रकार से अरबों का आक्रमण होता है। ये तो उन्होंने भारत से लिया और भारत को दिया गया, तो भारत में ऊंट पालने की जो विद्या है वो सिखा कर गए, खजूर की खेती करने की जो विधियाँ हैं वो बता कर गए। और यहाँ पर जो सूफी मत का डेवलपमेंट होता है, अरबों का उसमें प्रभाव रहता है और साथ साथ जो बुद्धिज्म होते हैं, मतलब बुद्धिज्म का जो प्रभाव है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है, बुद्ध का प्रभाव यहाँ मौजूद होता है। तो हम कह सकते हैं, मतलब ऐसा विश्वास किया जाता है कि सूफी मत पर बौद्ध धर्म का प्रभाव था। और यहाँ पे एक किताब का नाम है कलीला वादमिना। यह अरबी भाषा में अनुदित ग्रंथ है। और किसका अनुदित ग्रंथ है? ये पंचतंत्र का अनुदित ग्रंथ है। इसका उल्लेख अलबरूनी के द्वारा किया गया है। और सिंध वासियों पर जजिया लगाने वाले, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, सिंध वासियों पर जजिया लगाने वाले पहले जो थे वो अरब ही थे। मतलब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार सिंध के लोगों पर जजिया लगाया गया था। जजिया एक प्रकार का कर था, ये आपने देखा। तो यहाँ कुछ जानकारियाँ अरबों के आक्रमण के बारे में थी और अरबों के आक्रमण से ही संबंधित ये प्रश्न भी था कि अरबों के आक्रमण के समय, अरबों के इन्वेशन के समय यहाँ पर भारत में अलग अलग क्षेत्रों में किस किस राजा का शासन था, कौन सा रूलर यहाँ पे राज कर रहा था या शासन कर रहा था। तो इसमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, इसका डी वाला होगा यानी 4 वनली। इसमें जो है चौथा वाला सिर्फ गलत है। जैनिज्म को यहाँ पे, जैनिज्म में इनकी आस्था नहीं थी बल्कि ये बौद्ध धर्म को समर्थन देते थे। ये बात हो रही थी पाल रूलर्स की, पाल डायनेस्टी की। इसके बाद जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, 17 नंबर का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला जो है उसमें कहा गया है कि द चाइनीज हैव द क्रेडिट फॉर डेवलपिंग द ट्रेडिशन ऑफ सीरियल हिस्ट्रोग्राफी इन इंडिया। जो सीरियल हिस्ट्रोग्राफी है किस चीज़ की? भारत की। उसका डेवलपमेंट करने का जो क्रेडिट है वो चाइनीज लोगों को दिया जाता है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि अ न्यू कैटेगरी ऑफ कंपोजिशन या कंपोजिशंस कॉल्ड यस्मा उल रियाज या यस्मा उल रिजाल। यहाँ पे यस्मा उल रिजाल के नाम से जो कंपोजिशंस की नई कैटेगरी थी उसको संबोधित किया गया है। वाज प्रेजेंटेड बाई द अरब्स। और यह जो तरीका है, यह जो कंपोजिशन है, इसे प्रेजेंट किया गया था अरब्स के द्वारा। इसके बाद तीसरा वाला जो है उसमें कहा गया है कि सीरत इज अ कलेक्शन ऑफ बायोग्राफीज ऑफ हजरत मोहम्मद। यहाँ पे ये बताया गया है कि सीरत जो है वो एक प्रकार का कलेक्शन है, एक प्रकार का संग्रह है जो कि हजरत मोहम्मद साहब की बायोग्राफी से संबंधित है। इसके बाद द वर्ड्स मनकिब और फजायल, यहाँ पे 2 प्रकार के वर्ड्स हैं, मनकिब है और फजायल है। इसका यूज मेडिवल जो प्रशस्ति थी, जो मध्यकालीन प्रशस्तियाँ थी, उनके लिए किया जाता है। ये 4 स्टेटमेंट है जिसमें कि अलग अलग तरह के तथ्य दिए हुए हैं। पहले वाले में ये कहा गया है कि जो चाइनीज लोग हैं उन्हें ये क्रेडिट दिया जाता है किस चीज़ के? डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे डेवलपमेंट की बात की गई है। जो ट्रेडिशन है, एक प्रकार की परंपरा है, सीरियल हिस्टोग्राफी जो भारत में शुरू हुई थी, मतलब भारत में एक सिस्टमेटिक तरीके से जो हिस्टोग्राफी स्टार्ट हुई थी उसकी परंपरा को शुरू करने वाले चीनी लोग थे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया है कि एक न्यू कैटेगरी थी, मतलब एक नई कैटेगरी थी कंपोजिशंस की, जिसे कि यस्म उल रिजाल के नाम से प्रेजेंट किया गया और ये अरबों के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसके बाद तीसरा वाला जो है उसमें सीरत का नाम लिया गया है। सीरत जो है वो कलेक्शन है बायोग्राफीज का जो कि हजरत मोहम्मद साहब की है। इसके बाद 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, एक तो मनकिब है और दूसरा फजायल है। इसका यूज मेडिवल जो प्रशस्ति थी उनके लिए किया जाता था। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, जो सही हो उसका सिलेक्शन आपको करना है। जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने हैं और जो ऑप्शन है वो भी आपके सामने है, देख लीजिए और बताइए। इसमें ए है, बी है, सी है और डी है। या तो सभी सही होंगे या इसमें से कुछ सही होंगे या कोई एक भी ठीक हो सकता है। ऑप्शन आपने देखा और ये स्टेटमेंट है आपके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला, अर्थात 2, 3 एंड 4 वनली। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा केवल सही है, जो पहला वाला है वो गलत है। पहला इसमें सही नहीं है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है।
मतलब जो नई कैटेगरी थी, न्यू कैटेगरी थी कंपोजिशंस की, उसे यसमुल रिजाल के नाम से प्रेजेंट किया था अरबों ने। इसके बाद सीरत जो है वो कलेक्शन है मोहम्मद साहब की बायोग्राफी का। इसके बाद जो 2 वर्ड यूज़ किए गए हैं, एक तो मनकिब है और दूसरा फजायल है, उसका यूज़ मेडिवल प्रशस्ति जो होती थी, जो मेडिवल प्रशस्तियाँ होती थी उनके लिए किया जाता है। ये तीनों सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है। पहला वाला गलत क्यों है? इसमें कहा गया है कि चाइनीज़ जो लोग थे उनके द्वारा जो ट्रेडिशन था, जो परंपरा थी, उसको डेवलप किया गया। और परंपरा किस चीज़ की थी? जो सीरियल हिस्टोग्राफी थी भारत की, उसके बारे में। यहाँ पर ये लोग चाइनीज़ नहीं थे। चाइनीज़ नहीं थे तब कौन थे? तो देख लीजिए, तुर्क एंड मुगल्स आर credited with developing the tradition of systematic historiography of India। ये जो श्रेय है ये चाइनीज़ लोगों को नहीं दिया जाता, बल्कि ये तुर्क और जो मुगल हैं उन्हें दिया जाता है। उन्हें इस प्रकार के डेवलपमेंट का श्रेय दिया जाता है। इन एंशियंट टाइम्स द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग सिस्टमेटिक हिस्ट्री वॉज नॉट डेवलप इन इंडिया। मतलब जो पुराना समय था, उस समय भारत में इस प्रकार की परंपरा का विकास नहीं था। इस प्रकार का जो ट्रेडिशन था जिसमें कि एक क्रमवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से इतिहास को लिखा जाता था, अपने बीते हुए समय को कागज में या जो पन्ने होते थे उसमें दर्ज किया जाता था, वो परंपरा भारत में विकसित नहीं थी। ये परंपरा विकसित करने वाले कौन है? ये तुर्क और मुगल है। तुर्कों का जब आक्रमण होता है और मुगल यहाँ पर आते हैं तो उनके द्वारा ये प्रयास किया जाता है। हालांकि लिखित जो इतिहास का श्रेय है, मतलब इतिहास को लिखने की जो परंपरा है, उसकी शुरुआत यूनानियों के द्वारा की जाती है। जो ग्रीक होते हैं वो ऐसी परंपरा, ऐसा ट्रेडिशन शुरू करते हैं, लेकिन उसमें जो है क्रमबद्धता नहीं रहती है। वो क्रमवार तरीके से ये चीज़ नहीं दर्ज करते हैं। मतलब जो घटनाएं जब मिली तब पकड़कर उन्हें घुसा दिया गया, उसमें कोई सीरियल या कोई क्रम नहीं रहता है। और इसी वजह से यहाँ पर सब कुछ अस्त व्यस्त, उथल पुथल सा रहता है, और उसे व्यवस्थित करने का श्रेय ये तुर्कों और मुगलों को दिया जाता है। ये यहाँ पर हम देखते हैं, और वहाँ लिखा हुआ था चाइनीज़, इसलिए फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग genealogies was developed among the Arabs during the pre-Islamic period। ये अरबों के द्वारा डेवलप किया गया था प्री इस्लामिक पीरियड के दौरान। which was called अंसाब, और इसे अंसाब के नाम से जाना जाता था। यहाँ आप इसे देख रहे हैं, इसे अंसाब के नाम से संबोधित किया जाता था। इसके बाद जो सेकंड वाला पैरा है उसको देखिए, अ न्यू कैटेगरी ऑफ कंपोजिशंस। यहाँ पे एक नई कैटेगरी थी कंपोजिशंस की, जिसे कि यसमुल रिजाल के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया, और इसे इंट्रोड्यूस करने वाले जो व्यक्ति थे वो अरब थे। तबकात इज अ बुक, यहाँ पे तबकात नाम की एक किताब का नाम दिया हुआ है, रिलेटेड टू जनरल हिस्ट्री। इसका संबंध सामान्य इतिहास से है, जनरल हिस्ट्री से है। द अकाउंट्स ऑफ द वार्स वर कंपाइल्ड एज मगाजी। यहाँ पे जो वार्स थे, मतलब लड़ाइयाँ थी, उनका पूरा संग्रह, उनके जो युद्ध के वृतांत हैं, लड़ाइयों के जो वर्णन है, उसका पूरा संग्रह मगाजी के नाम से यहाँ पे कंपाइल किया गया है, मतलब उसे संग्रहित किया गया है, एक जगह इकट्ठा किया गया है। इसके बाद जो थर्ड वाला इसमें पैराग्राफ है उसको देख लीजिए। द वर्ड्स मनकिब एंड फजायल हैव बीन यूज फॉर मेडिवल प्रशस्ति। जो मेडिवल प्रशस्तियाँ होती थी, मध्यकालीन प्रशस्तियाँ होती थी, उनके लिए मनाकिब या मनकिब, इसके अलावा फजायल नाम के जो शब्द हैं, इस प्रकार के जो वर्ड हैं, वो यूज़ किए जाते थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्रशस्ति इज शाहनामा। यहाँ पे जो प्रशस्ति का नाम दिया है उसमें देख लीजिए, एक तो शाहनामा है, कंपोज बाई बदरुद्दीन। इसे बदरुद्दीन के द्वारा कंपोज किया गया। डेडिकेटेड टू मोहम्मद तुगलक, जो कि मोहम्मद तुगलक से संबंधित थी। यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है। ये 3 पैराग्राफ थे, और 3 पैराग्राफ के जरिए इन स्टेटमेंट्स को और ज़्यादा इसका डिटेल में व्याख्या करने का प्रयास किया गया था। जो स्टेटमेंट है वो आप देख रहे हैं। पहला वाला इसमें रॉन्ग है, बाकी जो तीनों है वो राइट है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, और चौथा भी सही है। सिर्फ पहला इसमें गलत है, क्योंकि ये प्रयास चाइनीज़ लोगों ने नहीं किया था, बल्कि तुर्कों और मुगलों ने किया था। और अगर सिर्फ ये पूछेगा कि जो हिस्टोग्राफी है भारत की, उसको लिखित रूप में दर्ज करने का श्रेय किसको दिया जाना चाहिए, तो आप ग्रीक जो होगा वो उत्तर देंगे, मतलब ग्रीकों को यहाँ पे चुनेंगे। यहाँ पर तब मुगलों और तुर्कों का नाम नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर जब बात करेगा सीरियल्स की, मतलब क्रम की बात करेगा, सीरियल वाइज पूछेगा, तब जो क्रमवार इतिहास दर्ज करने की प्रणाली है, जो परंपरा है, वो तुर्कों और मुगलों के द्वारा डेवलप की गई थी। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। यहाँ पे चचनामा के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चचनामा। चचनामा के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहला वाला जो है उसमें कहा गया है कि डिटेल्ड मेंशन ऑफ सिंध विक्ट्री ऑफ अरब इज फाउंड इन दिस बुक। अरबों की सिंध विजय का विस्तृत वर्णन, वृहद वर्णन जो है वो इस किताब से प्राप्त होता है। ये पहला इसमें स्टेटमेंट है, जो कि बिल्कुल ठीक है।
इसके बाद चचनामा इज रिटन बाई अली अहमद। चचनामा की रचना अली अहमद के द्वारा की गई थी, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है इट इज रिटन इन अरेबिक लैंग्वेज। इसकी रचना अरेबिक भाषा में यानी अरबी भाषा में हुई थी। चौथा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि अबू बकर कूफी ट्रांसलेटेड इट इनटू पर्सियन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नसरुद्दीन कुबाचा। नसरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में अबू बकर कूफी इसने इसे ट्रांसलेट किया पर्शियन भाषा में यानी फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट हैं, जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सही का चयन आपको करना है। ये आपके स्टेटमेंट है और ये आपके ऑप्शंस है, 1 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 एंड 4 ओनली या फिर ऑल। सभी सही है या इसमें से कुछ सही है, देख लीजिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो चौथा मतलब 4 स्टेटमेंट है, इन चारों को आप देख रहे हैं, इसमें से सही आंसर हो जाएगा सभी यानी ऑल। इसमें जितने हैं सभी सही है, जितने इसमें दिए हुए स्टेटमेंट हैं सभी करेक्ट है, सारे वाक्य ठीक है, इन्हें देख लीजिए। पहला वाला इसमें कहा गया है कि सिंध विक्ट्री जो थी अरबों की, उसके बारे में इस किताब में, इस बुक में यानी चचनामा में मेंशन किया गया है। चचनामा के को लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो अली अहमद थे। ये मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, ये अरबी भाषा में लिखी गई है और इसकी मूल प्रति आज वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ये मूल रूप में हमें आज प्राप्त नहीं होती, ठीक वैसे ही जैसे मेगस्थनीज की इंडिका, वैसे ही ये ग्रंथ अपने मूल अवस्था में हमें प्राप्त नहीं होता। इसका जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है वही हमें वर्तमान में मिलता है। तो चचनामा का जो वास्तविक स्वरूप था वो कैसा था, अरबी भाषा में लिखा हुआ था, लेकिन अब वर्तमान समय जो है, प्रेजेंट टाइम जो है, उसमें ये पर्शियन लैंग्वेज में हमें प्राप्त होती है यानी फारसी भाषा में मिलती है। और अबू बकर कूफी के द्वारा इसे ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन भाषा में और उस समय शासनकाल था नसरुद्दीन कुबाचा का। ये 4 स्टेटमेंट हैं और चारों ही बिल्कुल ठीक है। इसके आधार पे हमने इसमें डी वाले का सिलेक्शन किया है, आल इसमें सही होगा। देख लीजिए, चचनामा इज एन ऑथेंटिक सोर्स रिगार्डिंग मोहम्मद बिन कासिम। यह मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जानने का या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक बड़ा स्रोत है। उसका जो प्रशासन था या उससे पहले का जो भारत था उसके बारे में भी कुछ झलक यहाँ पर मिलती है। तो अरबों की सिंध विजय के बारे में जो सबसे प्रामाणिक जानकारी है वो हमें चचनामा से ही प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ और किताबों के नाम अगर आप लेना चाहें तो 9वीं शताब्दी में बिलादूरी नाम के एक लेखक थे, उन्होंने किताब फुतूल उल वल्दान लिखी थी। इसके बाद फिर चचनामा नामक जो पुस्तक लिखी गई थी वो तो सबसे महत्वपूर्ण है ही है। यहाँ से अरब आक्रमण के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। और अरब जो थे वो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे, मतलब इस्लामिक अगर आक्रमणकारियों को हम देखें तो उसमें सबसे पहले अरब थे जिन्होंने कि भारत पर आक्रमण किया। और ये समतल मार्ग से, जो स्थल मार्ग था, समतल क्षेत्र था, वहां से भारत में प्रवेश करने में सफल रहे। हालांकि जो जल वाला एरिया था, मतलब तटवर्ती भाग था, वहां से भी इन्होंने घुसने का प्रयास इससे पहले किया था, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हुए थे। तो इनका जो सफल प्रयास था वो स्थल मार्ग के थ्रू था और ये सिंध के द्वारा, मतलब सिंध विजय करके भारत में प्रवेश कर पाते हैं। ये आपने देखा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको देखिए। यहाँ पे कहा गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तहकीक हिंद, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर तहकीक हिंद के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उस पर विचार कीजिए और बताइए कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। इसमें से जो सही ना हो उसका सिलेक्शन आपको करना है। देख लीजिए, इसमें फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। जो नॉट करेक्ट हो उसका सिलेक्शन आपको करना है। कोई एक भी नॉट करेक्ट हो सकता है या सभी नॉट करेक्ट हो सकते हैं या इसमें से कुछ हो सकते हैं। तो पहला वाला देखिए, इट इज कंपोज बाई एन अननोन ऑथर। जो तहकीक हिंद नाम की पुस्तक है जिससे कि हमें मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में काफ़ी अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होती है, मतलब मेडिवल हिस्ट्री को जानना हो तो इस किताब को पढ़ने से हमें काफ़ी कुछ मालूम हो जाता है। ये काफ़ी विस्तृत ग्रंथ है। तो इसके जो ऑथर है वो अननोन है, ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि ये अरेबियन लैंग्वेज में या अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है, यानी इसकी जो मूल भाषा है वो अरबी है। इसके बाद इट वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई सचाऊ। सचाऊ के द्वारा इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। जो चौथा स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि रजनीकांत शर्मा, ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया, इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किया। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाले कौन से पर्सन थे, मतलब कौन से व्यक्ति थे, और हिंदी ट्रांसलेशन करने वाले कौन से व्यक्ति थे, इन दोनों के नाम यहाँ दिए हुए हैं। और इसकी जो मूल भाषा है वो अरबी है, ऐसा कहा गया है। साथ में ये बताया गया कि इसके जो ऑथर है वो अननोन है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है, कौन सा गलत है।
तो पहला तो सरासर गलत है। इसके जो ऑथर है वो अननोन नहीं है। आप जानते हैं कि तहकीक हिंद को लिखने वाला कौन था? अलबरूनी था। अलबरूनी ने तहकीक हिंद को लिखा था। तो यहाँ पे पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब आइए देखते हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर हम कितने जो उत्तर है उसके करीब पहुंच सकते हैं। इसमें 1 ओनली दिया हुआ है, यहाँ आप देख लीजिए। तो पहला वाला तो नॉट करेक्ट है ही है, तो इसका मतलब ये है कि ए वाला ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद 2 और 3 ओनली दिया हुआ है, तो ये वाला होगा नहीं, क्योंकि सभी गलत इसमें नहीं है। जैसे कि तीसरा वाला और दूसरा वाला, ये इसमें गलत नहीं कहा जा सकता। तीसरा और चौथा दिया हुआ है, ये भी इसमें गलत है। ऑल हो नहीं सकता, क्योंकि सभी इसमें गलत नहीं है, ये हम जानते हैं। इसमें से कुछ स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसमें सही उत्तर मालूम हो रहा है सिर्फ ए वाला, यानी 1 ओनली, केवल पहला वाला। तो आइए देखते हैं इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। इसमें ए वाला सही होगा, यानी केवल पहला जो है इसमें वो नॉट करेक्ट है, सही नहीं है। इसमें कहा गया है कि जो ऑथर है तहकीक हिंद के वो अननोन है, और अननोन नहीं है बल्कि उनका नाम अलबरूनी है, ये आप जानते हैं। तो इसलिए इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, बाकी तीनों बिल्कुल ठीक है। ये अरेबिक भाषा में, अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके बाद इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले जो व्यक्ति थे वो सचाऊ थे। इसका ट्रांसलेशन हिंदी में करने वाले रजनीकांत शर्मा थे। ये तीनों ही बिल्कुल करेक्ट है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तहकीक हिंद या किताबुल हिंद वाज रिटन बाय अलबरूनी इन अरेबिक लैंग्वेज। इसे अरेबिक लैंग्वेज में अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था, ये यहाँ पे क्लियर कट बताया गया है। इट वॉज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। पहली बार इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया सचाऊ के द्वारा, और इसका नाम रखा गया अलबरूनी इंडिया एन अकाउंट ऑफ रिलीजन। ये पूरा किताब का नाम, ये इस नाम से इस किताब को ट्रांसलेट करते हैं। इसके बाद दिस वर्क इज बेस्ड ऑन द स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडियन लाइफ बिटवीन 1017 टू 1030 AD। मतलब 1017 से लेकर 1030 ईस्वी तक का जो पूरा दौर था, भारत का जो सामाजिक जीवन था या आर्थिक राजनीतिक जीवन था, उसकी बाकायदा स्टडी की गई, उसे ऑब्जर्व किया गया और उसके आधार पर इस किताब को लिखा गया था। मतलब अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया था इस दौर का, और उसमें इसने जो जिन भी घटनाओं को पाया, जिन भी घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसे अपने ग्रंथ में यानी इस तहकीक हिंद में दर्ज किया। इसके बाद अलबरूनी हैज़ गिवन अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद गजनबी या महमूद गजनबी। तो महमूद गजनबी के समय का, अब यहाँ पे समय किसका था? महमूद गजनबी का टाइम था। तो उसके समय के भारत का अच्छा खासा वर्णन इसने किया है। मतलब उसने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत की दशा कैसी थी, उसका वर्णन करने में अलबरूनी थोड़ा भी चूके नहीं है। किस प्रकार का वर्णन है? तो इसमें बहुत सारा बहुआयामी वर्णन है। इकोनॉमिक वर्णन किया गया है, मतलब जो आर्थिक दशा थी भारत की उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है। जो सोशल यहाँ पे कंडीशन थी, मतलब सोसाइटी थी, समाज था, उसके सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है। जो रिलीजियस कंडीशन थी, धार्मिक अवस्थाएं थी, धार्मिक स्थितियां यहाँ पर थी, उसका वर्णन किया गया है। तो इस हिसाब से ये काफ़ी डिटेल में लिखी हुई किताब है। इससे हमें काफ़ी कुछ जो मध्य युग था, खास तौर पे 1017 से लेकर 1030 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड था, उसके बारे में जानने में मदद मिलती है। ये था तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, जो कि अरबी भाषा में लिखा गया है और इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति सचाऊ है। इस आधार पे इसमें नॉट करेक्ट ढूंढना था, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही होता है, यानी 1 ओनली जो है वो नॉट करेक्ट है, क्योंकि ऑथर का नाम अननोन नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20वें नंबर का प्रश्न देखिए। यहाँ पे ताज उल मासिर नाम के ग्रंथ का नाम दिया हुआ है। किताबों के नाम एक के बाद एक आ रहे हैं और ये सभी महत्वपूर्ण हैं। तो जो बुक्स हैं ये मध्यकाल से संबंधित है। इस किताब का नाम है ताज उल मासिर। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके बारे में कुछ तथ्य दिए हुए हैं, कुछ कथन है, देख लीजिए। इट वॉज कंपोज बाई सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। इसका कंपोजिशन या इसे लिखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी था। निजामी ने इसे लिखा था। इट इज बेसिकली इन अरेबिक लैंग्वेज। इसकी रचना अरेबिक भाषा में यानी अरबी भाषा में हुई है। इसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी स्टार्टेड इट ऑन द ऑर्डर्स ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के आदेश पर निजामी ने इसे लिखना शुरू किया था। इसका आरंभ निजामी ने इल्तुतमिश के ऑर्डर पर किया था। और चौथा वाला जो स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हिस्टोरियन इलियट एंड डॉवसन। इलियट और डॉवसन के द्वारा इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। इससे पहले वाले स्टेटमेंट में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें नॉट करेक्ट ढूंढना था। यहाँ पर हमें जो करेक्ट हो उसका सिलेक्शन करना है। देख लीजिए।
इसके जो लेखक हैं, ताज उल मासिर नाम का ये ग्रंथ है और इसका कंपोजिशन करने वाले व्यक्ति का नाम दिया है सदरुद्दीन मोहम्मद, यहाँ पे आप नाम देख लीजिए, सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी। अब इसके बाद जो अगला है इसमें वो कहा गया है कि अरेबिक लैंग्वेज में इसे लिखा गया है और यह जो निजामी थे इन्होंने इल्तुतमिश के आदेश पर इसे लिखना प्रारंभ किया था, इसकी स्टार्टिंग की थी और इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश भाषा में मतलब अंग्रेजी भाषा में करने वाले जो व्यक्ति थे वो इलियट और डॉब्सन थे। बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? सभी सही है या कुछ सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी अर्थात 1, 2 एंड 4 ओनली। इसमें पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, लेकिन तीसरा वाला इसमें गलत है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने इसे लिखा तो था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे इल्तुतमिश के आदेश पर नहीं लिखा था। यहाँ जो ऑर्डर था वो इल्तुतमिश का नहीं था, वो समय ही इल्तुतमिश का नहीं था। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी स्टार्टेड द क्रिएशन ऑफ ताज उल मासिर। ताज उल मासिर का क्रिएशन निजामी ने शुरू किया ओनली ऑन द ऑर्डर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये समय जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का था। कुतुबुद्दीन ऐबक के ऑर्डर पे, केवल और केवल कुतुबुद्दीन ऐबक के ऑर्डर पे इसने इसे लिखना आरंभ किया था। बट इट वॉज कंप्लीटेड ड्यूरिंग इल्तुतमिश टाइम। लेकिन इसका जो कंप्लीट होने का समय है वो इल्तुतमिश का समय है। जब ये शुरू हुई थी तो वो समय, वो दौर इल्तुतमिश का था ही नहीं, तो उसे आर्डर देने वाला इल्तुतमिश कैसे हो सकता है? इसमें जो आदेश या ऑर्डर आप देख रहे हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक का था। इसी के आदेश पर हसन निजामी के द्वारा, मतलब जो सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी है, इनके द्वारा ताज उल मासिर को लिखा जाना आरंभ हुआ था और ये पूरा होता है इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में। इट इज़ बेसिकली इन अरेबिक लैंग्वेज। यह जो है ये मूल रूप से अरबी भाषा में है। हाउएवर पर्सियन लैंग्वेज इज आल्सो यूज एट सम प्लेसेस। अब इसमें कुछ स्थानों पर फारसी भाषा का भी यूज किया गया है। ये शुद्ध अरबी भाषा में नहीं है। कहीं कहीं सुविधा की दृष्टि से जो पर्सियन लैंग्वेज है, फारसी भाषा है, उसको भी इस्तेमाल किया गया है। इट हैज़ 12,000 रोज। इसमें 12,000 रोज हैं, मतलब 12,000 पंक्तियां हैं। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल इवेंट्स बिटवीन 1191 to 1217 AD इज फाउंड इन दिस बुक। अब इसका जो पूरा दौर है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें हमें किस समय की जानकारी मिलती है वो दिया हुआ है। तो 1191 से लेकर जो तराइन वाला समय था, तराइन की लड़ाई वाला टाइम पीरियड था, वहां से लेकर 1217 तक का जो समय था, 1217 AD यानी ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड था, उसकी जानकारी हमें इस किताब से प्राप्त होती है। दिस इज द फर्स्ट बुक दैट सेपरेट्स द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ गजनी। यह पहली किताब थी। यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो यह पहली किताब थी जो कि अलग करती है जो दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री है उसको गजनी के इतिहास से। गजनी के इतिहास से जोड़कर ही इससे पहले जितनी भी ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी भी हिस्टोरिकल बुक्स लिखी गई हैं, उसमें भारत के इतिहास को दिखाया गया है, इंडियन हिस्ट्री को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन जो ताज उल मासिर है, ये सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी की जो बुक है, इसमें पहली बार दिल्ली सल्तनत के इतिहास को सेपरेट कर दिया गया, अलग करके बताया गया। ये बड़ी बात थी। मतलब जो सेंट्रल एशिया वाला क्षेत्र था, मध्य एशिया वाला क्षेत्र था, गजनी वाला क्षेत्र था, जो इस्लामिक कंट्रीज उधर की थी, इस्लामिक रीजन था, उससे भारत के इतिहास को यहाँ अलग करके बताया गया है। ये बड़ी बात है और अलग कर देने की वजह से यहाँ भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी डिटेल में एनालिसिस होती है, जानकारी प्राप्त होती है। तो अल बरूनी की किताब की तरह यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे हमने देखा और ये जानकारी थी ताज उल मासिर के बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। यहाँ तक हमने 20 नंबर के क्वेश्चन तक देखा है। 21 से आगे डिस्कशन अगले लेक्चर में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।